आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। और ये क्वेश्चन रिकर्जन का है। और रिकर्जन कह सकते हैं, डीपी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। डीपी आप नॉर्मली बॉटम अप से करोगे तो फिर लूप से भी हो जाएगा, लेकिन जो फेमस सॉल्यूशन है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच से होता है। टॉप डाउन में आपका जो है बेसिकली रिकर्जन एंड रिकर्जन एंड मेमोराइजेशन को लेके जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत फेमस है, और वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन जो कि यहाँ दे रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। ठीक है, तो मान लीजिए एरे है, तो इसमें जो ये प्राइजेस एरे है, ठीक है, ये पूरा एरे जो है ये है प्राइजेस एरे। और इसमें जो आइथ यानी जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ये जो भी आइथ एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स हैं, वो आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आइथ डे पे, मतलब जीरो डे पे 7 रुपये का एक स्टॉक मिल रहा है, फर्स्ट डे पे 1 रुपये का, सेकेंड डे पे 2 रुपये का, इस मतलब 5 रुपये का। तो इस तरीके से ये आपका सिक्स इंडेक्स तक, सिक्स डे कह सकते हैं, आप डे कह सकते हैं इसे, डेज पे क्या क्या स्टॉक की वैल्यू है। ऑन ईच डे यू में डिसाइड टू बाय एंड और सेल द स्टॉक। हर दिन जब भी आप एक किसी भी इंडेक्स पर रहोगे तो आप दो चीज़ डिसाइड कर सकते हो। एक, या तो मैं यहाँ एक स्टॉक को खरीदूँ या फिर उसको बेच दूँ, ठीक है, या तो दोनों ही ना करूँ। You can only hold at most one share of the stock at any time. However, you can sell and buy the stock multiple times on the same day. ठीक है, तो इसका ये इंश्योरिंग यू नेवर होल्ड मोर देन वन शेयर ऑफ द स्टॉक, फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। तो ये क्या कह रहा है कि आपने मान लीजिए आज 7 रुपये का एक स्टॉक खरीद लिया, मान लीजिए आपने 7 का एक स्टॉक खरीदा, तो ये नहीं कि 7 का खरीदा है फिर आप दूसरे दिन जा रहे हो 1 का खरीदा है, दूसरे 1 रुपये का भी खरीद लिया, फिर दो स्टॉक्स को खरीद लिया है, और उसके बाद जो इसको कहीं आगे जाके बेच दोगे आप। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये अलाउड नहीं है। ऐसा है कि आपने 7 रुपये का ख़रीदा है तो पहले इसको आप बेचेंगे, और इसको सेल करके उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टॉक, मान लीजिए आपने साथ में ख़रीदा, एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो ऐसा करना नहीं है, बट एग्जांपल कि साथ में ख़रीदा और एक में बेच दिया, जो कि लॉस वाली बात हो गई। तो आपका -6 रुपये का जो है लॉस हुआ। तो ये जो लॉस हुआ ना, ये आपका जो है लॉस हो गया। तो अब ये है कि अब इसके जस्ट बाद आप स्टॉक खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बेचा नहीं था फिर दूसरा स्टॉक भी खरीद लिया, फिर इसके आगे तीसरा भी खरीद लिया, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे क्वेश्चन। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, दो चीज़ों को अगर आप जान जाएंगे, दो चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। और वो है आपका सबसे पहला कि दो ही कंडीशन इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि आपको स्टॉक को या तो बाय करना है या तो आप स्टॉक को सेल करना है। किसी भी इंडेक्स पे जब आप होंगे तो आप किसी भी इंडेक्स में है तो आप या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि आप जो है इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, से ये ऐसे ही ले रहा हूँ मैं एक एग्जांपल। मान लीजिए ये है आपका 7 4 3 18 9 6 3 20। ठीक है, अब ये समझिएगा। मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई सॉरी कोई कोडिंग मत यूज़ कीजिए, आपको सेल्फ से आपको निकालना है। तो आप सीधी सी बात है, यहाँ देखोगे कि आप जो है पहले ख़रीद सकते हो फिर बाद में बेच सकते हो। तो आप कोशिश करो कि इससे पहले जो भी मिनिमम होगा वो एक बार, मैंने कहा है एक ही ट्रांजैक्शन ले सकते हो, वन ट्रांजैक्शन यू कैन डू। मैंने कहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे मिनिमम में ख़रीदोगे और सबसे मैक्सिमम में बेच दोगे। ठीक है, तो क्या होगा, या तो यहाँ खरीद लो 3 रुपये का, या यहाँ खरीद लो 3 रुपये का, फिर 20 का बेच दो, तो इससे 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपका जो है ये मैक्स प्रॉफिट आ गया और आप आंसर दे दोगे। बट यहाँ क्या है ना कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो आपको ना बहुत सारे यहाँ पर वैल्यूज़ लेनी होंगी, और उससे पहले एक छोटा सा, उससे छोटा या फिर उससे सबसे छोटा बाय खरीदना पड़ेगा सबसे छोटे वैल्यू पे, और उसको जितना मैक्सिमम हो पाए उस पर आप बेचिए। और बेचने के बाद फिर आपको अगले दिन जो सबसे मिनिमम में आप खरीद पाए खरीदें, फिर उससे सबसे मैक्सिमम में बेच दें। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप किसी एक जगह पर खड़े हैं, मान लीजिए आप एक्स पॉइंट पर खड़े हैं,
ठीक है। तो आपको 1 से लेके x-1 तक जो भी मिनिमम हो, मिनिमम मोस्ट में ख़रीदना है, मिनिमम मोस्ट में ख़रीदना है। और यहाँ पर एक्स पॉइंट पे इसको बेच देना है। क्या करना है? बेच देना है। एंड नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पर वाई पॉइंट पे आप मान लीजिए ख़रीदते हैं, और इसके वाई प्लस जो भी आप कुछ स्टेप्स चलते हो, मान लो वाई प्लस सम स्टेप्स, और वहाँ पे आपको जो है यहाँ पर कोई जेड पॉइंट है वहाँ फिर बेचना है। तो ये जो जेड है वो उससे पहले जो ये भी जितने भी आए हैं ये मैक्सिमम होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए इससे। क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, मान लो ये 50 हो गए, ये 10 हो गए, तो आप इसको बेचोगे तो क्या होगा? -40 का लॉस। तो क्यों करोगे ऐसा? तो क्वेश्चन के लिए ठीक तो है नहीं। और मेरे ख्याल से आप समझ गए हो करना क्या है। तो हो ये सकता है ना कि हो सकता है कि आप जब पहले वाले दिन आए तो हो सकता है कि आप 7 रुपये में स्टॉक को ख़रीद लें, यानी बाय कर लें। और या तो आप क्या है ना बाय करें, बाय नहीं किए तो आप क्या कर दिए? स्किप कर दिए, ठीक है, पहले दिन। फिर दूसरे दिन क्या हो सकता है कि आपने बाय किया और उसके बाद जो है दूसरे दिन आप आते हो, दूसरे दिन क्या है आपका 4, ठीक है। अब 4 है तो आप क्या कर सकते हो? अगर बाय किया है तो आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो, या सेल नहीं कर सकते, स्किप कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप एक स्टेट में आपने स्किप कर रखा था तो दूसरे दिन आप बाय कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और फिर उसको स्किप भी कर सकते हो सकता है दूसरे दिन भी ना खरीदो। फिर उसके बाद जो है ना, फिर तीसरे दिन जो है आप क्या करते हो, ये आपके डे 1 का है, डे 1। फिर ये आपका डे 2 है, ठीक है। देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन। तो वो क्या रहा है यहाँ पे, डे 2। अब यहाँ आ जाइए आप डे 3, ठीक है, डे 3। तो डे 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है सेल, तो सेल आप अगर आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो नेक्स्ट डे, या फिर स्किप कर दोगे कि आज खरीदूंगा नहीं, मैं कभी और खरीद लूँगा भाई, मेरे मूड पे है। फिर अगर आप स्किप कर चुके थे पिछले स्टेप में तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप बाय करोगे, ठीक है। या फिर नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपने बाय किया था, उसके बाद आपने जो है सेल किया और एक जगह नहीं सेल किया, तो यहाँ पर क्या करोगे? आप सेल करोगे या स्किप कर दोगे, आज भी नहीं बेचोगे। ऐसे करते करते ना ये यहाँ पर 8 जो है वो बनेंगी, लीव्स बनेंगे इस वाले ब्रांच पे, ठीक है। और यहाँ पर कितने? 4 हैं आपके, कितने हैं ये आपके? हो गए 4, ठीक है। और यहाँ पे हो गए आपके 2, ठीक है। ये आपके 2 हो गए, समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। अच्छा, इस एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 1। क्या इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 4? क्या इसको लिख सकते हो सॉरी 2 टू द पावर 2? क्या इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3? तो अगर मैं कहूँ इसमें n डेज हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो नॉर्मली तो क्या होगा? आपको एक्सपोनेंशियली बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, और आपको ऑलमोस्ट जो है 2 टू द पावर n की बिगो ऑफ 2 टू द पावर n की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि सबसे वर्स्ट होती है। तो हम इसको नहीं चाहते हैं कि ये हो। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको कि इस तरीके से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर दिया जा सके। लेकिन सबसे पहले हम रिकर्सिव वे ही समझेंगे, जिससे ये जो ये है ना हमारा, ये पहले हम इसको ही समझेंगे, फिर हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा क्यों इसकी क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 2 टू द पावर n होती है। अच्छा, अब ऊपर आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रखी हैं। अब आपको मैं ये समझाऊंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कैन बाय, कि आप खरीद सकते हो। 1 का मतलब क्या होता है? जनरली कोडिंग में हम ट्रू समझते हैं, और 0 का मतलब हम फॉल्स समझते हैं। तो अगर मैंने कह दिया कि मान लो मेरे पापा ने पूछा क्या मैं, नहीं, मेरे भाई ने पूछा क्या मैं खाना खा सकता हूँ, मैं कह दूँ नहीं, 0, नहीं, रिस्पॉन्स 0 है, तो क्या करेगा? नहीं खाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा भाई बोले कि खाना खा सकता हूँ और मैं बोलूँ कि हाँ ट्रू, तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। तो यहाँ क्या है ना, 2 चॉइसेस होती हैं आपके पास। या तो आप खरीद सकते हो, तो उस केस में 1 हाँ खरीद सकते हो, या फिर आप 0 नहीं खरीद सकते हो। 2 ही केस है आपके पास। अगर आप खरीद सकते हो तो 2 चीज़ें हैं। मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि भाई तेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, तेरे पास 2 लाख रुपए हैं, जा मार्केट में तू कुछ खरीद के ला। तो मैंने कह दिया ना खरीद सकते हो, क्या कर रहे हो? खरीद सकते हो। तो 2 चीज़ है ना, एक या तो आप खरीद लोगे, जाके एक बाइक खरीद के ले आए, या तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं खरीदोगे। इसके मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप घर आ गए और 2 लाख के 2 लाख वापस लेके आ गए।
अब तक मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपने स्किप कर दिया उसको। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पैसे तो थे आपके पास, बट आपने क्या किया, आपने बाय नहीं किया। यहाँ क्या किया, आपने बाय नहीं किया और स्किप कर दिया उसे, तो दो स्टेप यहाँ आ गए। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूँ कि आप खरीद ही नहीं सकते हो, आप खरीद नहीं सकते हो, आपके पास सामान तो है, मान लीजिए आप दुकानदार हैं एंड यू कांट परचेज समथिंग, तो आप क्या करोगे, आप जो सामान आपके पास है ना उसको आप बेचोगे। तो या तो बेच दोगे, या तो उस दिन आपका मन करेगा दुकान बंद रखोगे, या फिर कुछ भी आपका रीज़न है, आप कहोगे नहीं मैं किसी को बंदे को नहीं बेचूंगा, तो स्किप कर दोगे कि नहीं भाई नहीं बेचूंगा। तो जो मैं आपको नीचे अभी पहले समझा रहा था वो सेम चीज़ यहाँ पर आती है, कि अगर दो स्टेट्स हैं, आप दो वो हैं ऑप्शंस आपके पास, पहला कि आप खरीद सकते हो, दूसरा कि आप नहीं खरीद सकते हो। जब नहीं खरीद सकते हो तो आप बेच सकते हो, सही सी बात है, या फिर उस दिन नहीं भी बेच सकते हो। जब आप खरीद सकते हो तो भाई या तो खरीद सकते हो या तो आप स्किप कर सकते हो। कैन बाय वन है इसका मतलब आपके पास कुछ है नहीं, आपको खरीदना चाहिए, और कैन बाय ज़ीरो का मतलब आपके पास कुछ तो है, आपको उसे बेचना चाहिए, या फिर आपके ऑप्शन पे है, या तो खरीदिए या तो बेचिए। अच्छा, आते हैं आगे। पहले तो ये आपने समझ लिया, तो आपकी 30% आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 30% ये आ गया, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा प्रॉब्लम में भी, आप देखिएगा। दूसरी चीज़ जो है, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए सेकंड। जब आप खरीदोगे, मान लो मैं कह दूँ कि मान लीजिए आपका नाम है कोई वाई जेड नाम है आपका, ठीक है, आपका नाम वाई जेड है, और मैं आपसे वाई जेड से बोलता हूँ कि वाई जेड, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जाओ मार्केट में, आप मार्केट में जाओ और वहाँ पे जाके आप कुछ खरीदो, बट मैंने आपको 0 रुपीज़ दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 0 रुपीज़, मतलब कुछ दिया नहीं है मैंने आपको। और आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाओगे तो क्या होगा, आपने क्योंकि सामान तो खरीद लिया है, तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे कि भैया मैं आता हूँ पैसा दूंगा आपको। तो ये पैसा देके आप घर चले आओगे, मतलब प्लस आप घर चले आओगे, और या फिर दूसरे दुकान पे जाओगे, क्या करोगे, या तो दूसरी दुकान पे जाओगे या घर चले जाओगे। दूसरी दुकान पे जाओगे, फिर वहाँ पर भी हो सकता है कि आप उससे भी कहोगे भैया मैं आपसे ले ले रहा हूँ, फिर बाद में पैसे दे दूंगा। तो आप जब पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या हो रहे हो, माइनस हो जा रहे हो, आप डेप्थ में जा रहे हो। उसी तरीके से अगर मैं ये लॉजिक कहूँ कि जब भी मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उतना माइनस कर दूंगा। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं टोटल, और 100 रुपये में मैंने 25 रुपये कुछ खरीदा है, तो मैंने कहा ना 25 माइनस कर दो यहाँ से, तो 25 हो जाएंगे माइनस, और प्लस में आगे बढ़ जाऊँगा कि हाँ नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। अब देखेंगे आगे की कंडीशनिंग। अच्छा, जीरो, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि ये जो DFS i+1 जीरो लिखा है मैंने कैसे लिखा है। तो आप यहाँ समझिए कि आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल में दो चीज़ें आप पास कर रहे हो, एक तो इंडेक्स पास कर रहे हो, मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ रखा हुआ है ये, हाँ, यहाँ आप एक DFS कॉल कर रहे हो, DFS कॉल, जहाँ पर दो चीज़ें आप पास कर रहे हो, एक तो आप पास कर रहे हो इंडेक्स, और एक पास कर रहे हो कि मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं, यानी कि कैन बाय। मैंने शायद यहाँ नोट डाउन भी किया है। हाँ, यहाँ देखिए, ये दो चीज़ें आप पास कर रहे हो, एक तो इंडेक्स जो कि ये क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो होगा, वन होगा, टू होगा, और n-1 तक जो भी इंडेक्सेस होंगे वो यहाँ आएंगे। कैन बाय में दो ही वैल्यूज़ आएंगी, जीरो या फिर वन। कैन बाय जीरो होगा तो इसका मतलब हाँ आप खरीद नहीं सकते, कैन बाय वन होगा तो जी हाँ आप खरीद सकते हैं, तो बाय करिए, स्किप करिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ। अब मान लीजिए ना आपने खरीद लिया, तो माइनस आपने किया कुछ, मतलब जो भी उसका प्राइस था, मान लीजिए आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे गए, 731 लिखा था, तो आपने दूसरे इंडेक्स पे गए हो तो -3 रुपीज़ हो जाएंगे आपके, और प्लस में आपका DFS कॉल चला जाएगा, मतलब आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे। अच्छा, जब आपने कुछ खरीद लिया है तो आप खरीद तो सकते नहीं हो। अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो आप क्या करोगे, कैन बाय को जीरो कर दोगे। आप समझ, अब इसको ध्यान से समझना आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मान लीजिए इनिशियली इनिशियली यू हैव नथिंग, इनिशियली यू हैव नथिंग, तो आप क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और वहाँ बोल रहे हो कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, उसको खरीद रहे हो, खरीद करके नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जा रहे हो। क्या कर रहे हो, नेक्स्ट इंडेक्स पे। और जब नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जा रहे हो तो अब आपके पास ना, क्योंकि आपने खरीद लिया है, तो अब जब तक आप बेचोगे नहीं ना तब तक आप खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक है। तो अब क्या किया आपने, खरीदा यहाँ पे, अब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, वहाँ पर आप बेचोगे। खरीदा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, वहाँ बेचोगे। अच्छा, खरीदने के लिए कंडीशन थी कि आप कैन बाय वन था, तो आपने बाय कर लिया। अब जब बाय कर लिया
तो कैन बाय क्या वन रहेगा, क्योंकि आप बाय कर चुके तो वन नहीं रहेगा, वो अब जीरो हो जाएगा। और अगर वो जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या, अब उसको सेल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब जब वो सेल होगा ना तो आप सोचिए, अगर सेल हो गया तो क्या कैन बाय की वैल्यू जीरो रहेगी? क्या हम खरीद सकते हैं स्टिल? हाँ, अब हम खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि हमने बेच दिया है। वी हैव सोल्ड द आइटम वॉट एवर वी हैव परचेस्ड। सो अब हम यह क्या करेंगे कि आपका जो ना कैन बाय होगा उसको क्या कर देंगे कि हाँ यू कैन बाय, तो उसको आप कर दोगे वन। और अगर आपने उसको वन कर दिया तो भैया काम ही हो गया आपका। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम को। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी भी है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझिए, अगर आप जो है आप खरीद ले रहे हो यहाँ पे, इसको इरेज करता हूँ मैं, सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो देखिए आपने अगर खरीद लिया तो आप नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, और नेक्स्ट इंडेक्स पे जब आप जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्टेट को जीरो कर दे रहे हो, ताकि कैन बाय को जीरो कर दो कि नहीं आप खरीद नहीं सकते, आप बेच सकते हैं अगर इस रास्ते से जाते हैं तो। अच्छा, दूसरे पे आइए। अब अगर आप किसी इंडेक्स पे जाते हैं और वहाँ आप बेच रहे हो तो क्या होगा, आप प्लस कर दोगे उसको। मान लो आपने -5 रुपये में खरीद लिया था, 5 रुपये आपका डेथ था, तो -5, और फिर आप बेचना चाहते हो 20 रुपये में, तो 20 रुपये आप लेके जाओगे और उसमें प्लस कर दोगे। तो 20, मान लीजिए ये कह रहे हैं, मैं आपको दो एलिमेंट से ही समझा देता हूँ, ज़्यादा सही समझ में आएगा। 5 और 20 दो है। तो अब आपने ना पहले दिन खरीद लिया तो -5 हो गया, और दूसरे दिन बेच दिया तो ये क्या हो जाएगा, +20 कर दोगे आप। इसमें क्या कर दोगे, +20। अब जब +20 करोगे तो 15 आपका जो है अल्टीमेटली आ जाएगा। अगर 15 आ रहा है तो भैया मैटर ही क्लोज। अच्छा आप समझिए, अगर मैंने यहाँ पर 15 अगर मेरा आ चुका है, और क्योंकि सेल तभी करते हैं हम जब ये कैन बाय जीरो रहता है, बेच सकते नहीं हैं, खरीद सकते नहीं हैं तो बेच ही सकते हैं। अच्छा, जब ये जीरो था यहाँ तो वन होगा। देखिएगा मैंने गलती कर दी है लिखने में। अब ये चीज़ आप इससे थोड़ा सा क्लिक होगा आपको कि हाँ मेरे से भी गलती हो गई, तो आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ज़ीरो आप हटा दो यहाँ से, यहाँ वन होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको ना बेच दिया, तो अब हम क्या नया स्टॉक खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम कैन बाय कॉल कर सकते हो, नेक्स्ट कैन बाय में आपका वन पास होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा ना तो अब आप नया स्टॉक खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते, क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो बेचोगे क्या। अब सबसे नीचे आइए, तीसरा है आपका कंडीशन। मैंने कहा ना आपका बाय सेल, बाय और सेल मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया। स्किप आता है आपका, दोनों में ही आता है। स्किप क्या होता है, कॉमन होता है कि आप ना ना तो खरीद रहे हो, ना तो आप प्राइजेस प्लस कर रहे हो, सॉरी बेच रहे हो, मतलब प्रॉफिट गेन भी नहीं कर रहे हो, ना तो आप खरीद रहे हो ना माइनस कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें जो कैन बाय की वैल्यू थी आइदर इट इज़ ज़ीरो और वन, उसको आपने पास कर दिया है और इंडेक्स बढ़ा दिया। कोई अमाउंट को प्लस भी नहीं किया, माइनस भी नहीं किया। वाई, ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि भाई ना तो मेरे पास कोई स्टॉक इस टाइम लेने का मन है, ना तो अपने स्टॉक को देने का मन है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्किप, तो उसने स्किप कर दिया। अच्छा, अब स्किप हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगला एलिमेंट जब आएगा तो वो चेक करेगा कि क्या मैं बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं स्किप ही कर दूँ इसको भी। ठीक, आप समझ रहे हो? अब अगर यहाँ आप समझ गए हो ना, तो मेरे ख्याल से आपका 30% से आप पहुँच गए हो ऑलमोस्ट 70% पे। ठीक है, 70% पहुँच गए हो। चलिए, अब ना एक बेस्ट की वैल्यू आप हर बार रिटर्न कराओगे। अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा नीचे सॉल्यूशन तो वहाँ पर रिटर्न होगा, कुछ भी नाम होगा इसका। अगर आप, जब आपने शायद ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ज़रूर से आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाला होगा, मिनिमम वैल्यू निकाला होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब वहाँ मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो तो आप मैक्सिमम निकालना होता है तो इंट मिन से कंपेयर करते हो, ताकि वो अगर -4 भी रहे ना तो वो उससे ज़्यादा हो जाए। और अगर आपको मिनिमम निकालना रहता है तो इंट मैक्स से कंपेयर करते हो। अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हो तो आप फ्लोट -इन्फिनिटी यूज़ करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको मैक्सिमम निकालना है। अगर सी प्लस प्लस में करते हो तो इंट मिन का यूज़ करोगे। और अगर आप जावा के कोडर हैं तो आपको इंटीजर डॉट मिन वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। तीसरा स्टेप भी आपका हो गया, तो आपका ऑलमोस्ट 70% से 75% आप पहुंच चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन में 25% और आप समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, इतना समझने के बाद भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट होगा क्या ना, आपको टीएलई दे देगा। कैसे टीएलई देगा, अभी मैंने कोड नहीं दिखाया, पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे टीएलई देगा, क्योंकि ये टाइम लिमिट ना बहुत एक्सीड कर जाएगा, बहुत ज़्यादा
चला जाएगा टाइम लिमिट। अब आप आगे देखते हैं कि मेमोराइजेशन कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैसे हम प्रीवियस स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वेक्टर वेक्टर इंट मेमो, मैंने क्योंकि सी प्लस प्लस में कोड डाला है तो आप अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, वो तो जनरल है, आप किस में करते हो समझना मेन चीज़ होती है, बाकी कोड तो आप देख लोगे, समझ लोगे, कर भी लोगे। अब समझो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने वेक्टर वेक्टर ये मेमो यूज़ किया है। अच्छा, जिसको नहीं पता है क्या है ये, आप कोई दूसरे प्रोग्रामिंग में हो तो मैं बस आपको ये बता देता हूँ। एक मैंने मैट्रिक्स का यूज़ किया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स यूज़ किया है। उस मैट्रिक्स में मैंने स्टेट्स के लिए कुछ यहाँ पर इंडेक्स होंगे, कुछ यहाँ पर इंडेक्स होंगे, और यहाँ पर उस इंडेक्स से आई जे या जो भी होगा आपका बना होगा। समझिए बात को, नीचे आइए, जैसे कि हम यहाँ आते हैं। अच्छा, ये रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों 2n होगी, और मेमोराइजेशन अगर यूज़ करें तो on क्यों होगी, ये तो मैं आपको बता दूंगा। रिकर्जन की क्यों 2n है, टू द पावर n है, ये तो मैंने आपको नीचे बता दिया था, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, आपने देखा भी है। मैंने मतलब मैं उस टाइम बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक्सप्लेन करते करते ही पता चल गया, क्योंकि जो हमारा जब कॉल होता है ना, तो सबसे पहले बाय सेल कॉल होता है, बाय स्किप कॉल होता है सबसे फर्स्ट टाइम में। और इसके बाद ना हर बार जो है ये ब्रांच बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से ये चलते चलते यहाँ पर आएंगे तो आपको टू टू द पावर 4 यानी कि 16 आपको कॉल्स नज़र आएंगी। तो ऐसे करते करते ना ये ऑलमोस्ट जो है टू टू द पावर, एंड ऑलमोस्ट नहीं, इतना ही होता है। हाँ, नीचे अगर कुछ प्रूनिंग वूनिंग हो रही है तो अलग चीज़ है। अच्छा, रिकर्जन में मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं तो इतना हो जाता है, चलिए वो तो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। बट यहाँ देखिए, यहाँ ये जो हमने मैट्रिक्स यूज़ किया ना, उसकी उसको इनिशियलाइज नहीं, उसका सिंटैक्स ये होता है, कोड का सिंटैक्स क्या होता है सी प्लस प्लस में, कि आप ऐसे लिख रहे हो तो उसमें आपको ना ये मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, मान लीजिए आपको ना यहाँ पर कुछ चीज़ें सेव करनी पड़ेंगी, क्या सेव हो रही है, जैसे आप मेमोरी में मान लीजिए आप 6 तक आते हैं तो 6 का रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाता है कि आप 6 तक पहुँच गए हो। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आप 12th में हो, आपके पास रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है 11 तक का, और फिर से जाओ 1 से करके आओ, तो सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा। और वहीं आप 11th का रिपोर्ट कार्ड रखे हुए हैं, मान लीजिए आप कहीं एडमिशन करवाने जाते हैं और वहाँ पर आप कहते हैं कि मुझे आप एडमिट कीजिए 12th में, एंड वो कहता है कि नहीं आपको फर्स्ट से करना पड़ेगा, तो आप कहते हो नहीं मैं करूँगा तो 12th से ही। वो आपसे कहता है रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तो आप कहते हो रिपोर्ट कार्ड तो पिछले का तो है ही नहीं मेरे पास डेटा, तो कहेगा भाई फर्स्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप समझ पा रहे होगे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से। बट वहीं पर अगर आप रिपोर्ट कार्ड दिखाते हो, प्रीवियस रिजल्ट अपना दिखाते हो, तो आपका नया रिजल्ट जो आएगा वो आपका डिपेंडेंट रहेगा उस पर, तो आप सीधे 12th में एडमिशन ले सकते हो। वैसे ये लॉजिकल है, 11 12 तो लगभग साथ में ही होता है, एक ही कॉलेज स्कूल से, सॉरी स्कूल से। बट यहाँ समझाने की कोशिश क्या की है मैंने, कि प्रीवियस जो है आपका प्रीवियस स्टेट जो है होने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आप पीछे जाते हो। देखो मेमोराइजेशन का काम ही क्या है, कि रिकर्जन क्यों इतना लंबा जा रहा है। अब मान लो ना यहाँ पर कुछ स्टेप ऐसे होंगे ना, जो यहाँ पर ऐसे कुछ स्टेप होंगे जो इसके में भी ब्रांच में भी आ रहे होंगे, जो इसके में भी ब्रांच में नीचे आ रहे होंगे। अब समझो क्या होता है, जब हम इसको सेव कर लेते हैं ना मेरे भाई, तो होता ये कि बाय को कॉल करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें कैलकुलेट करते जाते हैं, और कैलकुलेट करते करते उसको सेव भी करते जाते हैं, और जब वो सेव होता रहता है और स्किप में कभी हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर स्टेट को, तो हमको बेस्ट आंसर रखे रहता है वहाँ पे, बेस्ट आंसर कि हाँ यहाँ तक दो, जैसे आप 5 साइज का एरे है यहाँ पे 1 2 3 4, तो आखिर ये डीपी काम कैसे करती है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो डीपी ऐसे नहीं काम करती है। आप कभी ये नहीं देखोगे कि वो डीपी पूरा चला गया, डीपी आपका फर्स्ट इंडेक्स अगर है तो फर्स्ट इंडेक्स तक का आपको बेस्ट आंसर रखा रहेगा डीपी टेबल में, मतलब मेमो टेबल में। सेकंड आप आओगे ना तो सेकंड एलिमेंट तक का बेस्ट आंसर रखा रहेगा, थर्ड में बेस्ट आंसर रखा रहेगा। तो होता क्या है ना, जब फिफ्थ वाले को चाहिए होता है कि मुझे फिफ्थ का बेस्ट आंसर चाहिए, तो ये जाता है फोर्थ के पास, और फोर्थ जाता है थर्ड के पास, और ऐसे करते हुए उसको तुरंत फटाक से आंसर मिल जाता है। अच्छा, ये क्या है, क्यों इसमें दो ही क्या बोलते हैं रोज़ हैं, कॉलम एन है, जो कि मैंने इसी क्वेश्चन से ली है, 6 साइज की जो एरे है, 7 साइज की। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि हमारे पास ना हर एलिमेंट के, जब भी कोई एलिमेंट है, जब भी कोई एलिमेंट हमारे सामने आ रहा है, तो हम दो कंडीशंस है। पहली चीज़ तो अगर उस दिन हम उसको खरीद सकते हैं तब, और अगर उस दिन हम उसको बेच सकते हैं तब, इन दोनों ही कंडीशन में
मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमें ऑब्टेन्ड हो रही है उस वैल्यू को देख के हम जो है उसको फिर पीछे रिटर्न करेंगे, या फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम होगा उसको आगे रिटर्न करेंगे। इन दोनों का मैक्स आएगा यहाँ पर। और ऐसे करते करते ना, ये डीपी का मैं बता रहा हूँ, बेसिक वर्किंग बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें किसी भी क्वेश्चन में। और करते करते अगर आप इनिशियली रिटर्न कर रहे हो या करते करते आप लास्ट में रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न तो सेम ही चीज़ होगी। समझे आप? आंसर आएगा। अब ये हम पे है कि हम क्वेश्चन कोड लिखते कैसे हैं। तो आप समझिए, तो इसीलिए ना जो हम यहाँ पर मेमो टेबल को बनाते हैं उसकी साइज क्या होगी। पहली चीज़ तो इसमें रोज़ कितने हैं आपके, आपके रोज़ तो आपके कितने हैं, आपके दो ही होंगे। और कॉलम कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात आपके कॉलम होंगे। तो आपका क्या होगा, 2 7 का इसमें क्या बन जाएगा, 2 7 का बन जाएगा आपका मेमो टेबल। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे ना भाई ये तो तुमने गलत बता दिया, मैंने तो देखा है कि 7 और 2 लिखा हुआ है। नहीं भाई, मैंने सही बताया है। बस मेरे कहने का ही मतलब है कि अगर यहाँ पर मेमो 7 और 2 की बनी हुई है, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है ना कि रोज़ 7 है और कॉलम जो है 2 हैं बस। ठीक है, एक दो एक दो एक दो। तो ये और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो डेफिनेशन में दिया रहता है। चलिए ये हो गया। अब चलिए कोड देखते हैं। आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, आपने सब कुछ देख लिया। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड, फिर मैं आपको ड्राई रन समझाऊंगा। पहले तो कोड देखिए। सबसे पहले हमने क्या इनिशलाइज किया, एक डीपी टेबल इनिशलाइज किया है। और डीपी टेबल इनिशलाइज करने के बाद हमने देखा डे ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्राइसेज और साइज। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये बेस केस है इस क्वेश्चन का, ये इसका बेस केस है, C++ में लिखा हुआ है। डे से आप कंफ्यूज मत होइएगा। डे से आपका सीधा मतलब है इंडेक्स। ठीक है, डे से आपका सीधा मतलब है इंडेक्स। कि आप अगर 6th डे पे हो तो क्या क्या ये आपको जो 6th डे है ना, 7 साइज की एरे जो हमने ली है, वो उसको डे भी बोल सकते हो आप और इंडेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, टोटली आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर डे ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्राइजेस डॉट साइज है, मतलब आप साथ ही साइज की एरे है और आप अगले दिन पे चले जा रहे हो, I+1 या डे+1 पे चले जा रहे हो, 8वें दिन चले जा रहे हो, तो आप क्या रिटर्न करोगे यहाँ? क्योंकि यहाँ पर तो ना तो आप बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जीरो रिटर्न करोगे। नो बाय एंड नो सेल। ठीक है, कुछ नहीं इसमें अलाउ है। ठीक है, नो बाय नो सेल। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो नो बाय नो सेल हो रहा है। अच्छा, अब नीचे आते हैं। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन दे रखी है डे होल्डिंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर डे यानी कि आपका जो भी n साइज की एरे होगी n, और होल्डिंग्स में आपका दो ही वैल्यूज़ अलाउड होंगी, एक होगा आपका 0 और 1। ठीक है, अगर ये बुलियन टाइप का होगा तो भाई ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपके ऊपर रहता है। अच्छा, n और 2 है और यहाँ चेक कर रहा है कि भैया अगर यहाँ पर -1 नहीं है तो हमको क्या करो, रिटर्न करवा दो यही चीज़। अच्छा, ये स्टेप बताता क्या है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन लोगों का रहता है। समझिए, मुझे खुद कंफ्यूजन जिस चीज़ पर रहता है मैं कोशिश करता हूँ उसे मैं डिस्कस करूँ। अब मान लीजिए ये मेमो है। ठीक है, मेमो टेबल, इसमें ना आप यहाँ पर इस रिज़ल्ट को आ रहे हो खोजने। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है एंड यू वांट द रिज़ल्ट ऑफ दिस ब्लॉक, कि यहाँ पर आखिर क्या है, क्या आंसर है। तो हम इनिशियली क्या करते हैं ना, ये जो मेमो होती है ना, तो जो भी हम मान लो 7, मान लो 3 और 2 का हम मेमो बनाते हैं। ये तो 2 फिक्स है, 3 साइज की एरे है मान लो, तो हम ऐसे कुछ बना देंगे। ठीक है, ऐसे। तो आप समझना, 1 2 3 बंद हो गया। चलिए अब समझिए, यहाँ पर क्या है ना, -1 -1 -1 -1 -1 -1। अब ना जब हम पहले स्टेट पे पहले ही I = 0 J = 0 पे आएंगे, तो हम कोई रिज़ल्ट निकालेंगे यहाँ पे, और जब वो रिज़ल्ट निकल जाएगा तो उस रिज़ल्ट को क्या करेंगे, यहाँ स्टोर करवा देंगे। अब ये -1 की जगह क्या हो जाएगा, जो यहाँ स्टोर करवा रहे हैं हम, जो ये हमारा रिज़ल्ट था ना, जो मैं वहाँ बेस्ट बताया था आपको पहले, वो यहाँ रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट में मैंने क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर जो -1 था वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझिए, अब दूसरी बार मान लीजिए मैं यहाँ पर बाकी सब क्या रहेंगे, -1 है -1 है -1 है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए आप जो है ना यहाँ पर आते हैं। देखिए, आप अब देखते हो दूसरी बार किसी सॉल्यूशन किसी ब्रांच में, जैसे यहाँ पर ब्रांच थे बहुत सारे, और ये वाला आपने फाइंड आउट कर लिया, और इस ब्रांच में भी वो यहाँ पर कहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं वो आ रहा है तो अब हम देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे
कि क्या ये जो है क्या हमारे मेमो में एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या कर देंगे, उसी को रिटर्न कर देंगे। क्योंकि ये जो एक्स है ना, ये भी हमने बहुत सारे प्रोसेसेस से आके बहुत सारे स्टेप्स के बाद कैलकुलेट किया था। अब फिर से कैलकुलेट करें जीरो से तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, टाइम बहुत बढ़ेगा इससे। अब जैसे ही मुझे इस वाले स्टेप के लिए या इस वाले स्टेप के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं शुरू से नहीं करने गया, मैंने एक्स की वैल्यू को लिया और वो सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, मेमो को रिटर्न कर देंगे हम। अब देखिए, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब रिजल्ट ज़ीरो लेके चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, उसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे और यहाँ पर उसको स्टोर करा के रिजल्ट को हम रिटर्न करवा देंगे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत ध्यान से। रिजल्ट को ज़ीरो लिया है मैंने, आपको कैन बाय और कैन बाय बताया था आपको, यहाँ पर डे की जगह इंडेक्स बताया था, होल्डिंग की जगह कैन बाय बताया था। आप समझिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने कुछ और बताया और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, ये आपका दिमाग खोल देगा। आप समझिए, ये मैंने लिया है, मैंने एआई का यूज़ किया है इसके लिए, ठीक है, जीपीटी का यूज़ किया है, क्योंकि टाइम बचाना चाहिए आपको, बिल्कुल बचाना चाहिए। तो मैं आपसे भी कहूँगा समझने के लिए आप ले सकते हैं ठीक है, यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी। अच्छा, होल्डिंग अगर ज़ीरो है, मतलब होल्डिंग का मतलब क्या करना है कि पकड़े हैं आप कुछ, या कि खरीदने के उसमें जैसे स्टॉक को होल्ड करना है यानी कि खरीद लेना। तो अगर जीरो है यानी कि आपने कुछ खरीदा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप बाय करोगे या क्या करोगे, स्किप करोगे। लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होल्डिंग ज़ीरो है तो या तो बाय करोगे या स्किप करोगे। होल्डिंग अगर क्या है आपकी वन है तो आप क्या करोगे, या तो आप सेल करोगे या क्या करोगे, आप उसको स्किप करोगे। चलिए इसको तो आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी समझ में आ जाएगा। होल्डिंग अगर आपका ज़ीरो है, मैंने आपको बता रखा था, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप नेक्स्ट डे पे जा रहे हो, जीरो को वन कर रहे हो कि हाँ होल्डिंग्स में मेरे पास कुछ आ गया है, ठीक है, वन कर दिया। और प्राइजेस को, उस डे के प्राइस को माइनस कर दिया उसमें से। चलिए ये बढ़िया है, ऊपर आपने समझा था तो ये समझ जाओगे। अच्छा, स्किप, आप स्किप कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, डे प्लस वन पे जा रहे हो, जो यहाँ पर होल्डिंग थी वही सेम यहाँ पर रख दिया आपने, जीरो जीरो, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं आज। और इन दोनों स्टेट का जो मैक्स था उसको आपने लिया और रिजल्ट में स्टोर करा दिया। अच्छा, मान लीजिए अब ऐसा नहीं था कि होल्डिंग जीरो थी, होल्डिंग की वैल्यू क्या थी आपकी, होल्डिंग थी आपकी वन, यानी कि आपके पास कोई स्टॉक था। अगर स्टॉक था तो दो काम हो सकता है कि या तो आप बेच दें या तो आप होल्ड लिखा हुआ है लेकिन आप स्किप ही समझ सकते हैं इसको। क्यों समझ सकते हैं, स्किप का मतलब कि अभी भी होल्ड किए रहो, स्टॉक मत बेचो। तो आप नेक्स्ट डे पे जा रहे हो, आप जो आपका स्टॉक वन था यानी कि आपने होल्ड कर रखा था उसको, होल्डिंग को जीरो कर दी सो दैट आप फिर से होल्ड कर सको, यहाँ आके बाय कर सको। तो यहाँ पर आप बेच दे रहे हो और बेचने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, और आप जब होल्ड कर रहे हो तो भी कुछ प्रॉफिट आपका आगे मिलेगा। अच्छा, उन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो रिजल्ट में आप स्टोर करा रहे हो। एक बार में या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर मतलब मैंने पाँचवें दिन पे अगर सेल किया यानी कि वन, तो मतलब जब मेरे पास होल्डिंग थी, मतलब अभी स्टॉक है, तब कितनी वैल्यू आ रही है, तब मैक्सिमम क्या है, ये यहाँ स्टोर होगा। अगर मैंने पाँचवें दिन पर होल्डिंग नहीं थी और बेचा था मैंने, मतलब बाय किया था, सेल किया था, तो मैक्सिमम क्या होगी। इसीलिए यहाँ पर दो रोज़ हैं, ठीक है। अब समझिए, यहाँ रिटर्न कर देंगे रिजल्ट और इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा चलिए, इतना हो गया। अब आते हैं, ड्राई रन दिखा देता हूँ बहुत जल्दी से, वैसे तो इतना बहुत डीप हो गया ये वीडियो। डे सिक्स, हाँ देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि जब आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाएगा, मतलब लास्ट चला जाएगा, इंडेक्स के बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा, जीरो रिटर्न करेगा। क्योंकि हमारी ये सात सेवन साइज की एरे है, मतलब एन साइज की एरे, तो एन माइनस वन तक इंडेक्स होंगे। तो एन पे जैसे ही जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, तो वो क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। तो देखिए लास्ट में आ जाइए, आप सबसे पहले रिकर्जन का ये वर्किंग देखिएगा। सबसे पहले स्टैक में पहले इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स, तीसरे इंडेक्स, चौथे इंडेक्स, 5 मिनट, चौथे इंडेक्स और पांचवें इंडेक्स पे जो है आपका कुछ वैल्यू रखा हुआ है। तो पांचवें सॉरी, ये थोड़ा मेरा ध्यान भटक गया था, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो आपका जो डे सिक्स है ना, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपके पास स्टॉक है नहीं। आप, ये मैंने कैन बाय से किया तो थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है क्योंकि वन और जीरो उल्टा है थोड़ा सा। तो क्या कर रहे हो, वहाँ पर बाय कर रहे हो आप, और ये लास्ट वाले डे से आपको जीरो मिल रहा है।
और जब आप स्किप कर दे रहे हो तो नॉर्मली आपको जीरो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि 7 इक्वल्स टू n है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है ना वो आपको ज़ीरो मिल रहा है। बट आप दूसरा कंडीशन एज्यूम कर रहे हो कि जब मेरे पास कैन बाय ज़ीरो है और डे सिक्स है तो उसमें मैक्सिमम क्या आएगा, सॉल्व करोगे उस और उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। आज क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो, और जब बेच दे रहे हो तो इसमें कैन बाय वन कर दे रहे हो कि हाँ आप खरीद सकते हैं। और जब स्किप कर रहे हो तो नॉर्मली 7 जीरो में से जो लेना है, मतलब 7 डे 7 आ जा रहा है और जीरो आ जा रहा है। जीरो क्यों, क्योंकि जो स्टेट था एज इट इज़ आपने यहाँ रख दिया है, ना तो टच किया उसको ना कुछ किया। एंड नेक्स्ट डे क्या कर रहे हो आप कि 8 + 0 जो भी मैक्सिमम है, क्योंकि आज का एरे आपने बेचा है और जीरो आपका जो है उस दिन का क्या बोलते हैं, जो आपका सेवन्थ इंडेक्स है वहाँ से रिटर्न आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम 8 आएगा। आप ध्यान से समझिए, डे 6 से ना आपका जो मैक्सिमम आ सकता है वो आपने यहाँ रिटर्न कर दिया है डे 5 में। तो समझिए -4, और ये जो आपने 60 निकाला है ना यहाँ पे, तो ये जो हमारा ये हमारा स्टोर कर रहा था ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टोर कर रहा था ना, दो थे। तो 60 वाला यहाँ स्टोर हो रहा होगा, सॉल्व 60 वाला यहाँ स्टोर हो रहा होगा, 61 वाला यहाँ स्टोर हो रहा होगा। तो 60 में यहाँ 60 लिया है, यहाँ 61 लिया है, तो 60 में क्या स्टोर है, 8 स्टोर है यहाँ पे, 8। और 61 में मैक्सिमम क्या स्टोर है, जीरो स्टोर है, देख लीजिए। ठीक है, तो जीरो और 8 है। अब जब यहाँ आ रहा है ना तो वो पर्टिकुलर स्टेट पे 4 निकाला, तो ये 51 है, तो 51 यहाँ पर कुछ स्टोर हो जाएगा इस तरीके से 4, और नीचे यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 8 50 में। ठीक है, अब इस तरीके से करते करते ना आप डे 1 तक जाओगे और जो भी आपका मैक्सिमम होगा वो इस तरीके से टेबल में आपको मिल जाएगा। तो हो क्या रहा है ना, आप क्या कर रहे हो, हर एन के लिए आप दो बार चेक कर रहे हो। एक तरीके से एक बार क्या चेक कर रहे हो, एक बार जब कैन बाय करके और एक कैन नॉट बाय करके। ठीक है, तो हो क्या रहा, आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही है सिर्फ और सिर्फ 2 × n। ठीक है, जिसको हम लोग एन भी लिख सकते हैं, दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ओ एन है। और अब आपको रीज़न पता चल गया होगा, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सब कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, थोड़ी वीडियो ऐसी है कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, कोड आप देख सकते हो, समझ आओगे तो कुछ भी सब कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे, खुद भी कर लोगे। तो ये देख लेना, कहीं पर अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, क्योंकि ये मेरी इनिशियली मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ तो काफ़ी चीज़ें शायद मैं स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं ले जा पा रहा हूँ, बस एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। और बाकी थैंक यू एंड गुड डे।